सब्सक्राइब कीजिए 10th क्लास गणित चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम उन प्रश्न को हल करेंगे जो चैप्टर नंबर 1 के यानी कि वास्तविक संख्या के, और ऐसे प्रश्न जो आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो परीक्षा में पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं उन्हीं को हम इस वीडियो में सरल करेंगे। तो कुछ मैंने ऐसे प्रश्न लिए जो आपके परीक्षा में आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके यानी एक एक करके मैं आपको सभी जो प्रश्न हैं वो बताऊंगा, किस टाइप के प्रश्न है वो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो आपको किस तरह से उनको हल करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। अगर आपको इनके अलावा एक एक टॉपिक की अगर वीडियो देखनी है, जैसे कि माध्यिक, बहुलक और माध्यिक का ग्राफ, इस तरह की अलग अलग आपको वीडियो देखनी है, प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप अलग अलग टॉपिक की वीडियो है वो देख सकते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर जो फर्स्ट आता है वो इस टाइप का प्रश्न आ सकता है कि यूक्लिड विभाजन से हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय का है यानी जो विधि है उससे हम एचसीएफ किस तरह से ज्ञात करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन उसमें है 90 और 144। मैं बता देता हूं आपको, एक दिया गया हमें 90 और 144, इसका हमें एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एक बात हो, अगर प्रश्न में लिखा हो कि यूक्लिड विभाजन विधि से आपको सरल करना है, तो आपको क्या करना है, बड़ी जो संख्या है उसमें छोटी संख्या का भाग देना है। तो अगर मैं 144 के अंदर अब यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय का है वो इस तरह की a बराबर bq प्लस r। a वो संख्या है जिसके अंदर हम भाग दे रहे हैं, b वो संख्या है जिसका हम भाग दे रहे हैं। जैसे कि अगर हमारे पास में यहाँ पर 5 है और हम भाग दे रहे हैं 11 में, तो 11 कहां पर लिखा जाएगा, a की जगह, और b की जगह ये 5 लिखा जाएगा जो कि भाजक है जिसका हम भाग देते हैं। q यहाँ पर जितनी बार भाग गया यानी कि भागफल वो है, और r यहाँ पर शेषफल है। तो ये यूक्लिड विभाजन विधि है। तो इससे हम एचसीएफ को किस तरह से ज्ञात करते हैं। तो देखिए जो बड़ी संख्या होगी उसके अंदर हमें भाग देना है। अब जो बड़ी संख्या हमारी है वो 144, उसके अंदर हम भाग देंगे 90 का। 90 का भाग दे रहे हैं, ये एक रफ कार्य है, रफ काम कर सकते हैं। यहाँ पे 144 हम लिखेंगे, बराबर में हम भाग दे रहे हैं 90 का, गुणा में वो संख्या लिखेंगे यानी कि भागफल लिखना है गुणा। अब 90 का भाग इसके अंदर कितने बार गया, तो एक बार ही जाएगा क्योंकि 90 का डबल 180 होगा। तो 90 बार भाग यानी कि एक बार भाग चला गया तो इसके बट्टे में 90। अब इसको हम माइनस कर देते हैं। अगर इसको मैं माइनस करता हूं तो यहाँ पर आएगा 54। तो भाग कितनी बार गया, एक बार, तो इसके गुणा में 1 लिखेंगे q की जगह, और प्लस r की जगह आपको लिखना है शेषफल। शेषफल कितना रह गया, 54 रह गया। जब तक शेषफल जो हमारा है अगर वो 0 के बराबर नहीं आता यानी कि 0 नहीं आता, तब तक हम इस प्रोसेस को आगे से आगे सरल करते रहेंगे। तो यहाँ पर जो 54 है वो 0 नहीं है, तो हम लिखेंगे कि 54 है वो 0 के बराबर नहीं है, यानी जो शेषफल है वो 0 नहीं आया। तो अब हम क्या करेंगे, हम भाग देंगे जो 54 है उसका भाग देंगे 90 के अंदर। तो यहाँ पर दूसरे स्टेप में हम 90 में 54 का अगर भाग देते हैं तो 54 का भाग भी एक बार जाएगा 90 के अंदर, तो भाग चला गया एक बार। अब शेषफल कितना रहेगा, आप भाग दे के देख सकते हैं। 90 के अंदर हमने भाग दिया 54 का, तो भाग चला गया एक बार, यहाँ पे लिख देते हैं हम 54। तो शेषफल जो आएगा वो आएगा 36। तो यहाँ पर शेषफल लिख देते हैं हम 36 लिख देते हैं। अब शेषफल 36 है वो भी 0 नहीं है, तो हम लिख देंगे कि शेषफल जो है वो 0 के बराबर नहीं है। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, 36 का भाग देंगे, जो हमारा शेषफल रहता है उसका भाग हम देते हैं भाजक में, जो भाजक है जिसका हमने भाग दिया। तो 54 के अंदर हम 36 का भाग देंगे, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 54 और भाग देंगे 36 का। अब 36 दूनी 72 होते हैं, भाग भी एक बार जाएगा, और बराबर में प्लस में जो शेषफल रहेगा वो कितना रहेगा, 18, इसका शेषफल रहेगा, भाग देके देख सकते हो। उसके बाद में हम क्या करेंगे, 18 का भाग देंगे 36 में। अब जो शेषफल 18 रहा वो भी 0 नहीं है, तो हम लिख देंगे कि यहाँ पर भी शेषफल 0 नहीं आया, तो 18 का भाग देंगे हम 36 में। तो 36 में हमने भाग दिया 18 का, कितनी बार गया, 18 दूनी 36, भाग चला गया 2 बार, तो शेषफल क्या, भाग पूरा पूरा चला गया, तो शेषफल आता है 0। अब 0 जब शेषफल आएगा तो ये प्रक्रिया जो है वो यहीं पर समाप्त हो जाएगी। तो इसमें एचसीएफ कितना होगा, जो हमारा लास्ट भाजक होता है जिसका हमने लास्ट बार भाग दिया, कितने का दिया, 18 का, तो इसका एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ होगा इसका 18। तो यूक्लिड विभाजन से अगर आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इस तरह से सरल करना है। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न इस टाइप का हो सकता है कि व्याख्या कीजिए ये जो संख्या हमें दी गई है ये संख्या भाज्य संख्या क्यों है। भाज्य संख्या वो होगी जिसके अंदर अगर कोई कॉमन आ जाए या एक गुणनखंड आ जाए। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये जो संख्या हमें दी गई है इसके अंदर कॉमन क्या है, तो इसमें 13 कॉमन आ सकता है, यानी कि ये जो संख्या है इसमें 13 क्या है, एक गुणनखंड है। इसका मतलब ये है
कि अगर 13 को हम कॉमन ले सकते हैं, चलिए पहली संख्या की बात करें तो इस संख्या में अगर हमने 13 को कॉमन लिया, क्योंकि बीच में प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पर हम 13 को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 7 गुणा 11 गुणा में यहाँ पर 1 आ जाएगा और प्लस में भी 1 आ जाएगा। 13 को हम कॉमन ले सकते हैं, इसका मतलब जो संख्या हमें दी गई है उस संख्या का एक गुणनखंड 13 है। तो जिस संख्या का अगर गुणनखंड हमारे पास में है, इसका मतलब उस संख्या में हम भाग दे सकते हैं, यानी कि संख्या के अंदर 13 का भाग जा सकता है। अगर हम इसमें 13 का भाग देंगे तो 13 से 13 कट गया, पूरा पूरा भाग चला गया, इसलिए ये संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। उसके बाद में दूसरी जो संख्या हमें दी गई है, यह संख्या भी भाज्य संख्या क्यों है, चलिए इसमें देखते हैं। दोनों तरफ से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, दोनों तरफ से हम 5 को कॉमन ले सकते हैं। 5 को अगर कॉमन लेंगे तो 5 क्या है, बाहर आ जाएगा और जो संख्या रह जाएगी वो 7 गुणा 6 गुणा 5 यहाँ से कॉमन आ गया तो 1 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस में भी 1, क्योंकि 5 को हमने कॉमन ले लिया। 5 कॉमन है, इसका मतलब इस संख्या का 5 एक गुणनखंड है। अगर 5 इस संख्या का एक गुणनखंड है तो ये संख्या भाज्य संख्या होगी। क्यों? क्योंकि इस संख्या के अंदर हम 5 का भाग है वो दे सकते हैं, इसलिए ये संख्याएं दोनों जो संख्या हमें दी गई है ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्या है। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो हमारे पास में सदस्य जो है दिया गया है कि एक में है 616 सदस्य और दूसरे में 32 सदस्य। हमें इसमें ज्ञात करना है जो स्तंभ है उनकी अधिकतम संख्या जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों जो समूह है उनकी अधिकतम संख्या है वो हमें, यानी कि स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे। अब इसमें ये नहीं लिखा कि जो इसका एचसीएफ है वो यूक्लिड विभाजन परिमेय से आपको ज्ञात करना है या गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो हम इसमें क्या है, गुणनखंड विधि का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लिखा नहीं है। 616 का अगर हम गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हम इस तरह से देखिए, यहाँ पर हम भाग दे सकते हैं 2 का, तो कितना आ जाएगा 308। फिर हम 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर 154 आ जाएगा। फिर हम 2 का भाग देंगे तो 77। फिर 7 का भाग दे सकते हैं 77 में, तो यहाँ पर आ जाएगा 11 और 11 में 11 का भाग देंगे तो एक बार चला जाएगा। अगर हम 32 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 का भाग देंगे, ये आ जाएगा 16। फिर 2 का भाग देंगे 8, फिर 2 का भाग देंगे 4, फिर 2 का भाग देंगे 2 और 2 का भाग देंगे 1। अब 616 का जो गुणनखंड है वो क्या हो गया, तो 616 का गुणनखंड हो गया 2 कितनी बार है, 3 बार, तो 2 की घात 3 लिख सकते हैं, गुणा में 7 गुणा 11। और जो 32 है उसका गुणनखंड हम लिखेंगे तो 2 कितनी बार है, 5 बार, तो 2 की घात 5। अगर हमें एचसीएफ ज्ञात करना है यानी स्तंभों की अधिकतम संख्या, तो एचसीएफ में हम वो लेते हैं जिसकी घात कम है और जो दोनों में मिलती हो। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, लेकिन कम घात कौन सी है, 2 की घात 3, तो हम एलसीएम में लेंगे 2 की घात 3। 2 की घात 3 का मतलब होता है 2 × 2 × 2। अगर गुणा करेंगे तो एचसीएफ कितना आएगा, 8, यानी जो स्तंभ है उनकी अधिकतम संख्या क्या होगी, 8 होगी। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन है वो सरल करना है। अगला जो प्रश्न है वो आ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि संख्या कोई भी संख्या हो कि अपरिमेय संख्या, ये हमें सिद्ध करना है। यहाँ पर 6 + √2 को सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि ये अपरिमेय संख्या है। इसको हम सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम ये मानेंगे कि ये जो संख्या है वो एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि माना इसके आंसर में कि माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, इसको हम परिमेय संख्या मान लेंगे। जो भी परिमेय संख्या होती है उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि 6 + √2 = P/Q, ये लिख सकते हैं, जहां पर Q का मान 0 नहीं होना चाहिए और P और Q क्या है, पूर्णांक है। तो हम लिख सकते हैं P व Q पूर्णांक है, पूर्णांक है, जहां पर Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ये हमने यहाँ पर लिख देंगे। अब परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। थोड़ा सा इसको सरल करते हैं। सरल क्या करेंगे, जो 6 है मैं इसको इस साइड में लेके आता हूं तो 6 माइनस में आएगा
तो क्या आएगा √2 बराबर p बटे q माइनस 6। अगर इसके नीचे 1 लिखें और इसका एलसीएम लें तो क्या आएगा √2 बराबर, यहाँ पर एलसीएम आएगा q से q कट गया तो ये आ गया p माइनस 1 का भाग देंगे q आ जाएगा, और q को मैं 6 से गुणा करता हूं तो ये आ गया 6q। इसको मैंने नाम दिया कि ये समीकरण नंबर 1 है। अब देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं कि जो पूर्णांक है, जो p और q पूर्णांक है, इनको हम माइनस करें या पूर्णांक का भाग दें, क्योंकि p और q दोनों पूर्णांक है, तो यहाँ पर भी p है और यहाँ पर q है, पूर्णांक है, माइनस भी हो रहा है और साथ में इसके भाग भी जा रहा है। तो पूर्णांक माइनस पूर्णांक बट्टे पूर्णांक अगर इस तरह से है तो वो क्या होता है, उसका माइनस करें या भाग दें तो संख्या क्या आएगी, हमेशा परिमेय संख्या आएगी। इसका मतलब इस संख्या को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। ये एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो बराबर में √2 भी है, तो √2 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर p माइनस 6q बटे q क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब ये जो परिमेय संख्या है तो बराबर में √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, तो हम लिख देंगे √2 भी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कि जो √2 है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो हम नीचे ये लिखेंगे कि हम जानते हैं, तो देखिए अब हम ये लिखेंगे कि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये तो परिमेय संख्या है, इसके बराबर में √2 उसको भी हमने लिख दिया कि √2 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम ये जानते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं ये चीज की अपरिमेय संख्या है, तो हमारी कल्पना असत्य है। क्यों है? क्योंकि हमने यहाँ पर जो माना था इस संख्या को हमने परिमेय संख्या मान लिया, तो हमारी कल्पना तो गलत हो गई, क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या ये दोनों कभी बराबर नहीं हो सकती। इसलिए हमारी जो कल्पना है वो क्या है, असत्य यानी कि गलत है। अतः 6 प्लस √2 जो दिया गया हमें वो क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, यानी कि अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से आपको ये सरल करना है। तो इसमें जो लास्ट में हम लिखते हैं जो बात, वो आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी। चलिए इसके बाद में इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम हल करते हैं। तो अब देखिए इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम ये मानेंगे कि a माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। धनात्मक का मतलब प्लस, विषम मतलब जिसमें 2 का भाग नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पर विषम धनात्मक पूर्णांक की बात हो रही है। इसने कहा है कि जो विषम धनात्मक पूर्णांक है वो इस टाइप का होता है, तो ये सिद्ध करना है हमें, यानी दर्शाना है। तो हमने पहले मान लिया कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो यहाँ पर हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम काम में लेंगे, जिसको हम लिखते हैं a बराबर bq प्लस r। अब इसका मतलब थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। a यहाँ पर कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, b है यानी कि भाजक जिसका हम भाग देंगे, q यहाँ पर भागफल है और r यहाँ पर शेषफल है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर b का मान हम क्या लें, a तो हमने ले लिया कि a माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो b का मान क्या है, b का मान हम यहाँ से लेंगे 6, b बराबर 6, क्योंकि इसका जो शेषफल है वो लास्ट 5 है। यहाँ पर देखिए 1 3 5, शेषफल 5 है, तो b का मान हम 6 लेंगे। तो हम लिखेंगे कि b बराबर अतः b बराबर 6 के लिए, b बराबर 6 के लिए यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, b बराबर 6 के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम यहाँ पर हमने 6 लिए b की जगह, तो इसके अंदर अगर हम मान रखते हैं तो a की जगह a रहेगा और b की जगह 6 आ गया q प्लस r, ये आ गया। तो इसका शेषफल क्या हो सकता है, तो शेषफल यानी कि अगर यहाँ पर हम भाग दे रहे 6 का, तो शेषफल हमेशा जिस संख्या का भाग देते हैं उससे कम ही रहता है। यहाँ पर हमने 6 का भाग दे रहे हैं तो शेषफल 5 तक आ सकता है, 6 नहीं आ सकता। 0 से लेके 5 तक शेषफल आ सकता है, लेकिन 6 नहीं आ सकता, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका शेषफल क्या हो सकता है, इसका 6 का भाग दे रहे हैं तो शेषफल हो सकता है भाई 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 3 4 5 और 6, ये इसका शेषफल होगा। अगर हम 6 का भाग देंगे तो शेषफल 0 से लेके 5 तक आ सकता है, तो ये इसका शेषफल है। अगर ये शेषफल है तो इस शेषफल को अगर हम इसमें रखेंगे तो भाई a का मान क्या आएगा, तो हम लिखेंगे इसलिए a का मान क्या हो सकता है, तो a का मान लिख देते हैं। a का मान होगा
एक देखिए यहाँ पर जो हमने ये लिखा था a का मान, a की जगह a बराबर 6q है उसको ऐसा कैसा लिखेंगे प्लस r की जगह आपको मान रखना है। r की जगह अगर मैं 0 रखता हूँ, r की जगह अगर मैंने 0 रखा तो 0 का कोई मतलब नहीं, तो इसका मतलब a का मान 6q हो सकता है। दूसरा a बराबर 6q प्लस 1 हो सकता है क्योंकि इस पर शेषफल 1 रखा है हमने। अगली बार हम शेषफल 2 रखेंगे r की जगह, तो a का मान क्या होगा, a का मान 6q प्लस 2 हो सकता है। उसके बाद में a का मान 6q प्लस 3, a का मान हो सकता है 6q प्लस 4, a का मान हो सकता है 6q प्लस 5। ये सभी a के मान हो सकते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं, आगे आपको लिखना है लेकिन यहां पर 6q और 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 ये सभी क्या है, सम धनात्मक पूर्णांक है। और यहां पर हम बात कर रहे हैं विषम धनात्मक पूर्णांक की, तो ये सभी तो सम धनात्मक पूर्णांक है। तो हम लिख देंगे लेकिन 6q या 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4 सम धनात्मक पूर्णांक है। ये सभी सम धनात्मक पूर्णांक है। इसका मतलब ये विषम तो हो नहीं सकते क्योंकि ये तो सम है। तो इसके अलावा कौन सा रह गया, इसके अलावा रह गया a बराबर 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। इसका मतलब ये है अगर ये सम है तो ये क्या हो गए, ये हो गए विषम। तो इसने ये हमें मतलब इस क्वेश्चन में ये सिद्ध करना था कि जो विषम धनात्मक पूर्णांक होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, 6q प्लस 1 के रूप के, 6q प्लस 3 के रूप के, 6q प्लस 5 के रूप के, इस टाइप के होते हैं। तो लास्ट में हम यही चीज लिख देंगे कि इसलिए विषम धनात्मक पूर्णांक है वो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप के होते हैं। तो इस तरह आपको ये क्वेश्चन है वो आपको सेट करना है। सब यहाँ पर जो हम एल्गोरिथम लगा रहे हैं उसमें आपको सिर्फ ये देखना है b का मान और r का मान। अगर b का मान 6 लिया है क्योंकि इसमें शेषफल लास्ट कितना है 5 है इसमें शेषफल, तो b का मान हम 6 लेंगे क्योंकि शेषफल है जिस संख्या का हम भाग देते हैं उससे ज्यादा शेषफल नहीं आ सकता। अगर आता है तो हम एक बार और भाग दे सकते हैं, आप किसी भी संख्या का भाग करके देख लीजिए। तो मैंने ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट बता दिया है। चलिए इसके बाद में देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो प्रश्न हमें दिया गया है वो दिया गया है कि उस बड़े से बड़े धनात्मक पूर्णांक को हमें ज्ञात करना है जो 396, 436 और 542 को विभाजित करने के पश्चात शेषफल 5, 11 और 15 रहता है। इसका मतलब ये हमें एक ऐसी संख्या याद करनी है जिस संख्या का अगर हम 396 में भाग दें तो शेषफल 5 आता है, 436 में उस संख्या का भाग देंगे तो शेषफल 11 आएगा और 542 में उस संख्या का भाग देंगे तो शेषफल 15 आएगा। इसका मतलब कि जिस संख्या का हम इसमें भाग दे रहे हैं यानी जो भी कोई संख्या है वो इनमें अगर उस संख्या का हम भाग देंगे तीनों के अंदर तो ये शेषफल रहेगा। यानी कि वो संख्या 396, 436 और 542 को पूरी तरह से विभाजित नहीं कर, पूरी तरह से विभाजित करने का मतलब क्या है कि शेषफल 0 आना। यहाँ पर अगर उस संख्या का हम भाग देंगे तो शेषफल 0 नहीं आता, यानी कि 5, 11 और 15 शेषफल रहता है। इसका मतलब उस संख्या का पूरा भाग इनके अंदर नहीं जाता। तो हम क्या करेंगे, पूर्णतः विभाजित करने के लिए हम 5, 11 और 15 को संख्या में से माइनस कर देंगे। तो चलिए हम देखते हैं इसके आंसर में हम ये लिखेंगे कि जो भी वो संख्या है यानी कि अभीष्ट संख्या 396, 436 और 542 को पूर्णतः विभाजित नहीं करती। 542 को पूर्णतः, तो देखिए अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो अभीष्ट संख्या है यानी जो भी संख्या होगी जिसका हम भाग दे रहे हैं वो संख्या 396, 436 और 542 को पूर्णतः विभाजित नहीं करती, यानी इसके अंदर पूरा इन तीनों में उस संख्या का पूरा भाग नहीं जाना है। ये हमें पता है क्यों, क्योंकि यहाँ पर शेषफल हमें दिया गया है। इसका मतलब पूर्णतः विभाजित करने के लिए इन शेषफल को हमें माइनस करना होगा। तो अगर हम 396 में से माइनस करते हैं ये 5, क्योंकि 396 का शेषफल कितना रह रहा है 5, 436 है उसमें भाग दे रहे हैं तो शेषफल 11 आता है, 542 में उस संख्या का भाग देंगे तो शेषफल 15 आएगा। तो 396 में से मैं 5 को अगर माइनस करता हूं तो ये आ जाएगा 391 और 436 में से 11 को माइनस करते हैं, ये हो गया 436, इसमें से माइनस करते हैं 11 तो ये आ जाएगा 425। उसके बाद में 542 में से 15 को माइनस कर देंगे
तो ये आ गया 542 माइनस में 15, तो ये आ जाएगा 527। तो ये वो तीन संख्या है। अब देखिए शेषफल को जब हमने घटा दिया यानी माइनस कर दिया तीनों में से, शेषफल को माइनस कर दिया, इसका मतलब अब उस संख्या का अगर हम इसमें भाग देंगे तो भाग पूरा पूरा चला जाएगा, शेषफल 0 आएगा, क्योंकि हमने शेषफल जो दिया गया है उसको हमने माइनस कर दिया। आप कहीं पर भी ये चीज ट्राई कर सकते हो। मान लीजिए अगर 11 है, इसके अंदर हम भाग दे रहे हैं 3 का, 11 में पता है पूरा पूरा भाग नहीं जाता, तो देखिए कितनी बार गया, 3 बार, 9 आ गया, शेषफल कितना रहा आप दो। अब मैं अगर आपको ये कहूं कि एक ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिसका अगर हम 11 में भाग दें तो शेषफल 2 आता है, तो आप ये करो कि 11 में से शेषफल को माइनस कर दो, तो 11 माइनस 2 करेंगे, कितना आएगा, 9। अब हमें पता है कि उस संख्या का 9 में पूरा पूरा भाग जाता है, तो हमने तो भाग 3 का दिया है, यानी वो संख्या मैंने आपको पहले बता दी। तो अब देखिए जो 9 है उसमें 3 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, इसका मतलब शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। तो यही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पर हमने जो शेषफल माइनस कर दिया, अब अगर हम 391, 425 और 527 में उस संख्या का भाग देंगे तो भाग पूरा पूरा चला जाएगा, यानी इसका शेषफल है वो 0 आएगा। अब हम वो संख्या ज्ञात करते हैं। संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तीनों का HCF ज्ञात करेंगे। तो 391 जो है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 391, इसका हम HCF ज्ञात करेंगे यानी गुणनखंड विधि से। यहाँ पर 425 है उसका भी हम गुणनखंड कर देते हैं, तो गुणनखंड विधि से अब काम में लेंगे। और यहाँ पर 527 इसके भी अभाज्य गुणन, तीनों के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर भाग देंगे, तो देखिए 391 में पहली संख्या का अगर जिस संख्या का भाग जाएगा वो संख्या होगी 17, यानी कि सबसे छोटी संख्या ये है जिसका भाग हम दे सकते हैं इसके अंदर। इससे पहले कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसका पूरा पूरा भाग चला जाए, तो 17 का भाग इसके अंदर रहेगा 23 बार, और 23 में भाग जाएगा 23 का, कितनी बार, 1 बार, ये चला गया। चलिए उसके बाद में आगे देखिए, यहाँ पर हम भाग इसके अंदर देंगे, तो हमें पता है इसके लास्ट में 5 है, तो 5 का भाग इसके अंदर चला जाएगा। इसके अंदर 5 का भाग जाएगा, देखिए 42 है तो ये हो गया 7, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा, देखिए 8 बार भाग चला जाएगा, 8 और 25 में चला गया 5 बार, तो ये आ गया 85। अब 85 में हम फिर से एक बार 5 का भाग दे सकते हैं, 17 बार चला जाएगा, और 17 में भाग जाएगा 17 का 1 बार। यहाँ पर हम भाग देंगे 527 में, 527 में पहला भाग हम देंगे 17 का, 17 से पहले भाग नहीं जाएगा, 17 का भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा 31, यहाँ पर 31 आ जाएगा, 31 में हम भाग देंगे 31 का तो 1। तो चलिए मैं इसका जो गुणनखंड है वो लिख लेता हूँ, अभाज्य गुणनखंड, या मैं सीधा आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर 17, यहाँ पर भी 17 और यहाँ पर भी 17। हमें क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। अगर वो बड़ी से बड़ी संख्या हम ज्ञात करनी है, इसका मतलब हमें HCF ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 391, 425 और 527 का HCF कितना होगा आप कैसे भी सरल कर सकते हैं, HCF ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए इसमें भी 17 है, यहाँ पर भी 17 है और यहाँ पर भी 17 है, यानी कि तीनों में जो सेम यानी कॉमन है वही चीज हमें लेनी है। तो इसमें 17 तीनों में क्या है, कॉमन है, तो इसका HCF कितना आएगा, 17। इसका मतलब वह बड़े से बड़ा जो धनात्मक पूर्णांक है वो 17 है, जिसका हम इन तीनों संख्या में अगर भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 5, 11 और 15 आएगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सरल करेंगे। और चैप्टर नंबर 1 से जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो सभी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में आपको बता दिए किस टाइप के क्वेश्चन है वो एग्जाम में आ सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी जरूर लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और फिर भी आपको कोई सवाल या सुझाव हो तो मुझे कमेंट में जरूर लिखिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।